नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 16 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाते हैं। और जिन भाइयों ने ये कहा है कि मुझे बहुत फ़ायदा मिला, मैं इतना कर क्वेश्चन लिया या आपकी थोड़ा हेल्प मिला, उन सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, सोनू निगम को पद्मश्री कब दिया गया है। देखिए, सोनू निगम को जो है पिछले साल है ना पद्मश्री दिया गया था 2022 ईस्वी में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस साल जो सिनेमा के क्षेत्र से जो पुरस्कार मिला है, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, रवीना टंडन को दिया है। तो रवीना टंडन को जरूर पूछा जाएगा आगामी एग्जाम्स में, जैसे सीजीएल वगैरह में रवीना टंडन जो है टॉप पे रहेगा, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इस बार के जो पद्म अवार्ड मिले हैं 23 वाले, इसमें जो है आपको 6 आदमी को पद्म विभूषण मिला है, जिसमें से 2 आदमी को जरूर याद रखना है। एक तो आपका मुलायम सिंह को याद रखना है ना, और एक आपका जाकिर हुसैन साहब का याद रखना है, क्योंकि इन दोनों का जो है निधन हो चुका है। ठीक है, और ये दोनों ही पद्म विभूषण जीत चुके हैं 2023 वाला, तो इन दोनों को जो है ध्यान रखेंगे। जाकिर हुसैन साहब तबला से संबंधित है, वहीं मुलायम सिंह, इनसे नेताजी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, और अखिलेश यादव के जो है पिताजी हैं, है ना। तो इनको मिला है इस बार के लिए। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किस अनुच्छेद में अहिंसा शब्द का विवरण है या फिर अहिंसा शब्द से अहिंसा से संबंधित है। देखिए, आज जो मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है, आज जो फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट 42वां, कब 1976, कितने प्रकार के 10, अभी कितने 11, कहाँ रखा गया है 4 है, कौन से आर्टिकल 51 है, कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। आज यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है दादा, आज जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आप ऊपर ऊपर गए और खा पी लिए चले आए, ऐसा नहीं। आज कह रहा है कि पहले डुबकी लगाओ तब हम आंसर का जवाब देंगे भैया, है ना। तो आज जो है आर्टिकल 51 है। आप जानते हैं कि हमारे पास मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है और हमारे पास मौलिक कर्तव्य है 10। तो हम एक ही बार ऐसे लिख देंगे लाइन से, तो भैया आदमी कंफ्यूज ना हो जाएगा। हमारा संविधान व्यवस्थित ढंग से सब चीज का व्यवस्था करता है। तो आर्टिकल 51 के ए में भी कई सारे पार्ट है, 51 के ए के ए, 51 के ए के बी। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि ये जो अहिंसा है, ये जो अहिंसा वाला है, ये कौन सा है। आइए मैं पूरा लिस्ट से आपको दर्शन कराता हूं, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी एग्जाम में कठिनाई ना हो। अगर यहाँ से क्वेश्चन छेड़ा है तो अब टीसीएस यहीं से क्वेश्चन पूछेगा बहुत दिनों तक। ठीक है, तो देखिए, जो आपका 51 के ए का ए है, कैपिटल ए और स्मॉल ए में यहाँ फर्क है ना। स्मॉल ए मतलब उसका जो है सब पार्ट, सब मतलब पार्ट है, और जो ये है ये मेन भाग है। जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसा होता है वैसे ही, है ना। तो 51A के एक क्या कहता है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ठीक है, ये आपका कहता है 51A का ए, है ना। इसके अलावा 51A का बी कहता है उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया है। मतलब जो भी हमारे देश हित के लिए चीज है, उनको जो है आदर्श मान के जो है उसको फॉलो करना। ये आर्टिकल 51A के बी में है। आर्टिकल 51A के सी में है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और बनाए रखना, इसकी रक्षा करना। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो क्वेश्चन क्लियर नहीं था। एक बच्चे ने कमेंट करके बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज दोनों शिफ्ट में 51 के अंदर घुस के पूछा जा रहा है। तो जिनका भी एग्जाम है अच्छे से यहाँ पे ध्यान देके सुनेंगे। 51A के डी में है देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, है ना, यानी देश प्रेम के लिए ओतप्रोत रहना। यह आर्टिकल 51A के डी में कहा गया है। फिर 51 के ए के ई में आते हैं भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे, मतलब इससे दूर, सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो ये सब जो है महिला के सम्मान वगैरह की बात, यह आर्टिकल 51A के ई में कहा गया है ना। इसके अलावा
आर्टिकल 51(1) ई के बाद एफ, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व देना, उसका संरक्षण करना, है ना। अब ये जो है 51 के जी, ये इंपॉर्टेंट है जी, पर्यावरण के रिलेशन में है। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव का जो है भावना रखना। अब आ जाते हैं हम, है ना, अब हम आ जाते हैं अहिंसा वाला। ठीक है, तो अहिंसा वाला आपका आर्टिकल 51(a)(i) में है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। हिंसा से दूर रहना मतलब अहिंसा के पथ पे चलना। तो ये आपका आंसर है जी, आर्टिकल 51(a) का आई। इसी प्रकार से एक और आर्टिकल है जिसको आपको अंदर घुस के पढ़ना है, वो है 243। जिस दिन से स्टार्ट करेगा ना एग्जामिनर, उस दिन से फिर स्टार्ट कर देता है बनिया से, भूल जाता है बंदे करना। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जो ग्राम पंचायत और नगर निगम से संबंधित है उसमें भी कई सारे पार्ट है। एक और याद रखिएगा, आर्टिकल 51 के ए का जो जे है ना, सॉरी के है ना, के 11वां, इसमें आपका शिक्षा वाला जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया बाद में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो शिक्षा वाला फंडामेंटल जो ड्यूटीज की बात है, ये आर्टिकल 51 आर्टिकल 51(a) के में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार भी हैं जो आर्टिकल 21 के ए में है ना, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि असम में जो कर्तन और दहन वाली खेती होती है, जो आपका पहाड़ी ढलान वगैरह पे जो होती है, काटो जलाओ वाला खेती, तो उस खेती को असम के अंदर क्या कहा जाता है? भैया झूम शब्द की उत्पत्ति ही पूर्वोत्तर से हुआ है ना। झूम शब्द जो है उधर से ही आया है, असम वगैरह से, नागालैंड वगैरह से, है ना। तो ये झूम ही कहा जाता है असम के अंदर, है ना। झारखंड के अंदर इस प्रकार की खेती को कुरुबा कहा जाता है, कुरुबा। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि पारसनाथ की चोटी, पारसनाथ की चोटी कहां पर है, पारसनाथ की चोटी कहां पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की खेती को पोदू या बरीगा कहा जाता है, पोदू या बरीगा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इस प्रकार की खेती को, इस प्रकार खेती का मतलब काट छाट वाली खेती, जिसे झूम खेती कहते हैं हम आम भाषा में। इसके अलावा मणिपुर में इसे पमलू कहते हैं, केरल में इसे पोनम कहते हैं, ओनम का बड़का भाई पोनम, ओनम भी केरल में होता है, और पोनम जो है झूम कृषि को कहा जाता है केरल के अंदर। तो याद रखना बड़ा इजी है ये प्रकार, है ना। इसके अलावा राजस्थान में इसे दोस्तों बालरा कहा जाता है, बालरा, वालरा कहा जाता है राजस्थान के अंदर इस प्रकार की खेती को। ठीक है, इसके अलावा मैंने बता रखा है कि भाई अगर आपको एग्जाम में मिश्रित खेती पूछता है ना, मिश्रित खेती, तो मिश्रित खेती जो है, वैसे तो देखने में हमें लगता है कि भाई ये गेहूं की फसल है, इसमें सरसों की फसल लगा दो, तो ये भी मिश्रित कृषि है तो जरूर, लेकिन आपको एग्जाम में जवाब नहीं देना है। आपको एग्जाम में मिश्रित खेती का डिफाइनेशन जो देना है, ये देना है कि भाई पशुपालन के साथ साथ कृषि, है ना, पशुपालन प्लस कृषि अगर साथ में हो रही हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम मिश्रित खेती नाम दे देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक आपसे पूछा जाता है कि बिना मिट्टी के जो पौधा या फिर खेती करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसमें खाली पानी से खेती होता है, और इस प्रकार की खेती जो है जनरली साग सब्जी वगैरह के लिए किया जाता है, ये धान गेहूं के लिए नहीं संभव है। ठीक है, साग सब्जी के लिए एक फैक्ट्री लगा देती है, इस प्रकार से पाइप रहता है और एक पानी की ड्रेनेज बनी रहती है, जो सिस्टम पानी एक बार जाएगा और यही पानी रिटर्न होकर फिर से जाएगा, ऐसा कुछ व्यवस्था रहता है। और इसमें जो है पौधों को लगा देते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, है ना। इसके जड़ जो है पानी में तैरते रहते हैं और पानी में जो है मिनरल वगैरह डाल देते हैं, खाद वगैरह, मिट्टी नहीं रहता है। ठीक है, ये छत पे भी लोग कर सकता है इस प्रकार की खेती, से हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, बिना मिट्टी का खेती। बाद बाकी जानकारी के लिए आप कहीं से गूगल वगैरह में हाइड्रोपोनिक्स देख सकते हैं। इसके अलावा पोंगल किस राज्य की प्रमुख त्योहार है, पूछा गया था। तो भैया तमिलनाडु की प्रमुख त्योहार है। फिर से जो है मकर संक्रांति और नव वर्ष वाली त्योहार का पिटारा खोल चुका है एग्जामिनर, तो आपको भी खोल देना है अपनी बुद्धि, है ना। तो देखिए पोंगल के समय जो है कहाँ क्या मनाया जाता है। सबसे पहले पोंगल जो है, आप मकर संक्रांति को याद कर लीजिए तो आप समझ जाएंगे किस महीने में होता होगा। तो ये भैया जनवरी के महीने में होते हैं, 14 या 15 जनवरी को जो है लगभग, है ना। तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति के समय जो त्योहार मनाई जाती है इसे पोंगल कहते हैं। और दोनों ही त्योहार में, या तो तमिलनाडु या फिर मकर संक्रांति, दोनों में भगवान सूर्य की जो है पूजा की जाती है, दीनानाथ दिवाकर की पूजा की जाती है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये सूर्य है भैया, है ना। इसके अलावा पोंगल जो है आपका 4 दिनों तक चलती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसी समय आप
केरला में मकर विलक्कू नामक त्योहार मना लेते हैं। और मैंने बताया है कि मकर विलक्कू में किस भगवान की पूजा होती है, तो अयप्पा देव की पूजा होती है। किसकी? भगवान अयप्पा की, है ना। इसी प्रकार से गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पंजाब में इसे लोहड़ी कहा जाता है जी, लोहड़ी, लोहड़ी, है ना। और बैसाखी होता है पंजाब का नव वर्ष, है ना। और यहाँ पे मैं नव वर्ष को आपको रिलेट कर दूं तो तमिलनाडु के नव वर्ष को पोतांदु कहा जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूजे रहता है। जो नव वर्ष होता है ना जनरली अप्रैल महीने में होता है जी, और जो मकर संक्रांति के समय होती है वो जनरली जो है आपका किस महीने में होता है, तो ये जनवरी में होता है, ठीक है। तो ये पोतांदु हो जाएगा। केरल में अगर नव वर्ष की बात करें तो विशु हो जाएगा। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा हो जाएगा। गुजरात में खाली पाड़वा हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी हो जाएगा, है ना। असम के अंदर बिहू ही होगा, क्योंकि बिहू 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मकर संक्रांति के समय होता है, एक बैसाखी बिहू होता है, एक माघी बिहू होता है ना। 3 प्रकार के बिहू होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। अगला चेरोवा महोत्सव, ये भी आपका नववर्ष त्योहार है। नबरे, नबरे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह में होगा, तो ये भी आपका जो है नववर्ष त्योहार है। अब यहाँ पे मैंने बताया पोंगल 4 दिनों तक चलती है और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा जो बिहार में होती है ये भी 4 दिन तक चलती है। इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है, ठीक है। अगर देखिए अभी 1 या 2 दिन पहले जो है छठ के दूसरे दिन का आपको पूछा गया था कि क्या कहते हैं, है ना। तो पहला दिन का नहाय खाय कहा जाता है ना। दूसरे दिन को जो है, दूसरे दिन को खरना कहा जाता है ना, खरना। और तीसरे दिन के सांझी अर्घ कहा जाता है, सांझी अर्घ, अर्घ, है ना। और चौथा दिन को जो है सवेरे का अर्घ कहा जाता है। ये छठ पूजा के 4 दिन होती है, ठीक है। इसके अलावा एनएनपी आपसे पूछा गया था कि एनएनपी जो होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निकालने के लिए क्या घटाया जाता है जीडीपी में से। देखिए मूल्यह्रास घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास घटाया जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ सूत्र लिख दिया हूं जो मैंने पहले भी बता रखा है। जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो अटेंड किया होगा उनके लिए तो ये इजी हो जाएगा, हु बहू हो गया होगा, ठीक है। देखिए मैंने एनएनपी वाला सब बता रखा है आपको। एनएनपी वाला क्या होता है कि जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस मूल्यह्रास। तो यही आपसे पूछा गया है कि जीडीपी में से क्या घटाया जाता है, तो भाई मूल्यह्रास घटाया जाता है एनएनपी के लिए। एक मैंने और बताया है, एक मैंने जीएनपी बताया है। इसको होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। ये नेट एक अलग होता है, ये सकल है ना। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें क्या होता है जीडीपी में क्या जोड़ते हैं, तो जीडीपी में हम वो चीज जोड़ते हैं जैसे राम चला गया सऊदी अरब, वहां से 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो ये जो राम की इनकम आ रही है ये इस जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और एक बच्चा का नाम जॉन है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंडिया में इन्फोसिस कंपनी के जो ब्रांच है उसमें काम कर रहे हैं और पैसे भेज रहे हैं इंग्लैंड। तो जो जॉन कमा रहा है विदेशी होकर इंडिया के अंदर, उस रकम को हम घटा देते हैं, तो इससे निकलता है हमारा जीएनपी, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा नीचे में यही चीज लिखा गया है, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी तो आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए किसी भी देश की जो मतलब सबसे अच्छी स्थिति पता लगाने की है ये एनएनपी से ही लगाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जिसे आम भाषा में आप राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह जो है देश की इनकम कहते हैं भाई। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या, सब कुछ घटा छिटा के काट फाट के। जैसे पगार 2 प्रकार से मिलता है, अगर आप नौकरी करने आओगे तो ग्रॉस सैलरी बनता है आपका, एक नेट सैलरी बनता है। तो ग्रॉस सैलरी में क्या होता है, जो भी कटिंग पटिंग रहता है, जैसे आपका एनपीएस कटेगा या फिर जिस स्टेट में आप काम करोगे उस स्टेट का गवर्नमेंट आपको 200 या 300 जो इनकम फिक्स है, मतलब रकम फिक्स है, उतना काटेगा। फिर आप कोई चीज जैसे यूनियन वगैरह ज्वाइन करोगे तो उसका पैसा कटेगा। तो ग्रॉस में अलग बात होती है, ग्रॉस ज्यादा होता है हमेशा, नेट हमेशा ग्रॉस से कम होती है, और नेट जो होती है वो शुद्ध होती है, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में एनएनपी का इस्तेमाल होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था भैया, 1917 में, सब दिन बताते आए। अब गांधी इरा में थोड़ा सा आ जाइए, 2 मिनट के लिए गांधी युग में आपको मैं ले चलता हूं। आपको मैं एकदम बता रहा हूं, गांधी जी से एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूट जाए बस इस वीडियो से भाई, है ना, तो मुझे बता देना, मैं यहीं रहूंगा भाई, है ना। गांधी जी सबसे पहले देखिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, 1915 में इंडिया लौटे थे 9 जनवरी को। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब गांधी
जी इंडिया लौटे तो उस समय इनकी उम्र कितनी थी? तो भैया 46 वर्ष के करीब थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, आप भी जोड़ सकते हैं, गणित तो हमसे आपका ज्यादा तेज है ही। इसके अलावा गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो हुआ ये दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में हुआ। ये स्थिति कहां से उत्पन्न होती है कि गांधी जी के तो ऐसे कई बार दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की जो है कदम उठाने के लिए मतलब प्रेरित अपने आप को किया, लेकिन सबसे बड़ा जो घटना हुआ वहां पे वो ट्रेन सफर कर रहे थे तो वहां फर्स्ट क्लास से इनको जो है उतार दिया गया था। ठीक है, मतलब काले घोड़े के भेद के चलते, है ना। तो यहां से जो है इन्होंने अपनी कदम में जो मतलब क्या बोलते हैं राजनीतिक में काफी सक्रियता ला लिया अपने आप को। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, चूंकि 15 में लौटे तो 17 में चंपारण सत्याग्रह होती है। ये कहां पे होती है? बिहार के अंदर होती है। किस लिए होती है? तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति क्या था? नील की खेती 1/3 में करना अनिवार्य, है ना। तो बिहार इनको आमंत्रण के लिए कौन भेजा था? तो राजकुमार शुक्ल जो है आमंत्रण किए थे कि भैया आइए और हमारी प्रॉब्लम से मुझे निजात दिलाइए। देखिए, जो आपका गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना करता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये सीएचएसएल के एग्जाम में शायद पूछ दिया गया था एक साल, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांधी जी के आप चंपारण सत्याग्रह हो गया। अब लगले में आ जाइए, तो लगले में हो गया खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कहां पे है? 1918 में खेरा सत्याग्रह। ये किस लिए था भाई? तो ये बढ़ता हुआ टैक्स, लगान पे रोक लगाने के लिए। एक अहमदाबाद सत्याग्रह उसी साल 1918 में, ये किस लिए था? तो मिल मजदूर से संबंधित था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे दोनों। इसके अलावा 1920 में, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, 120 हो गया। 120 ईस्वी में तो कोई थे ही नहीं हम लोग। 1920 ईस्वी में जो है यहाँ पे गांधी जी का असहयोग आंदोलन होता है, राइट। ये असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चोरी हत्याकांड के कारण जो है बंद हो गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी के बाद जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास M+C, है ना, इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। लगातार में आएंगे तो 1924 में HRA का हसरा का जो छोटका भाई है HRA, हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान वाला नहीं है, रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, तो 1924 में HRA आया था। 1925 की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत कुछ हुआ है ना। 1925 में, 1926 में, 1927 में, आप लगातार जी याद रख सकते हैं, कोई ना कोई चीज तो हुआ ही रहता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में हर दिन कम से कम 2000-5000 जीके क्रिएट होता है भाई, है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा आ जाते हैं गांधी जी के 1920 तक पहुंचे थे हम। 1930 में आपका जो है दांडी मार्च होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, डू और डाई का नारा इसी में दिए थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने खेरा और अहमदाबाद सत्याग्रह बता दिया है। गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किए थे। इसके अलावा गांधी जी के जो प्रमुख लेख है इनको भी ध्यान रखना है। पुस्तक का जो इनका नाम है इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे, ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, है ना, ये सभी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ये सभी के इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये सभी के सभी जो है पत्रिका गांधी जी के ही हैं, जिसमें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है उनकी आत्मकथा है। ठीक है, और ये हिंद स्वराज जो है ना, ये भी आपका साउथ अफ्रीका में ही चलाया था। नाम से ऐसा नहीं लग रहा है ना, इंडियन ओपिनियन भी साउथ अफ्रीका में ही चलाया था। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य किस शासक के समय निकालो कांटी भारत आती? देखिए, हिस्ट्री का वीडियो दे दिया हूं, वहां से सीधे सीधे आ गया क्वेश्चन, है ना। तो ये संगम वंश के देवराय प्रथम के काल में आया जी, है ना, कौन? निकालो कांटी। अब जो संगम काल में एक और आए अब्दुल रज्जाक, ये देवराव द्वितीय के काल में आए, जो इटली के रहने वाले थे। डोमिनिक पायस भी आए कृष्णदेव राय के काल में, पुर्तगाली थे। फैयान आए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, चाइनीज थे। हेनसांग आए हर्षवर्धन के काल में, है ना, चाइनीज थे। इब्न बतूता आए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोरक्कन थे, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। जो यात्री भारत आए हैं, क्यों आए पता नहीं, हम लोगों को सरदर्द दे के गया ये लोग, है ना, क्वेश्चन बना के गया यार, है ना। इसके अलावा सत्यजीत रे को किस क्षेत्र के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? देखिए, सत्यजीत रे से आप जानते हैं कि फिल्म में जुड़े हुए ये वर्सटाइल प्रकार के कलाकार थे। इन्हें कई जैसे लिखते भी थे, करते भी थे, डिजाइनिंग भी करते थे, ये बहुत सारे चीज करते थे फिल्म को रिलेट करके, है ना। तो ये जो है इनको फिल्म के लिए कई सारे पुरस्कार मिले हैं, तो सीधे सीधे फिल्म आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा बता रहा है कि इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था। बहरहाल दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो, आपका आंसर इधर ही है। इनको जो है सत्यजीत रे साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 32 बार मिला है, बाप रे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1985 में दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत मैंने बता रखा था 1969 में मिला है। देविका रानी को प्रथम बार मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये 1967 में इन्हें दिया गया था। किसको? सत्यजीत रे साहब को। भारत रत्न भी दिया जा चुका है 1992 में मरणोपरांत। तो ये तीनों चारों पांचों बात जो है इनकी अवार्ड को लेकर जरूर ध्यान रखें।
पुष्प में स्त्री भाग को क्या कहा जाता है? देखिए मैंने स्त्री भाग और पुरुष भाग दोनों बता दिया और यहाँ तक ये भी बताए हैं कि अगर ये ऑप्शन में नहीं तो नहीं रहे तो क्या रहेगा। देखिए स्त्री भाग को स्त्री केसर कहा जाता है, अगर ये नहीं रहेगा तो जयांग रहेगा। ठीक है, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है, अगर ये नहीं रहेगा तो पुंकेसर रहेगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, स्त्री भाग को और नर भाग के जो जनन अंग होते हैं उनको पुमंग और पुंकेसर, नर भाग के जयांग और स्त्री केसर मादा भाग के, है ना। इसके अलावा पत्ते के जो भाग हैं इनको भी आपको ध्यान रखना। फूल का पूछा है तो पत्ता का भी पूछेगा, इंजन आया है तो डिब्बा भी आएगा जी, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए पत्ता का जो ये बीच वाला डंठल होता है जिसमें चारों तरफ से जो है जैसे रीढ़ की हड्डी है ये, है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मध्य सिरा कहा जाता है। ठीक है, और जो जो यहाँ पे इनकी किनारे वगैरह होते हैं इसे पर्णवृत्त कहते हैं। और जो ये इनके बीच में जो ये फेफड़ा जैसे हड्डी जैसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे जैसे लग रहा है कि हड्डी है पत्ता का, तो ये सिरा कहा जाता है। मध्य सिरा, एगो मोटका सिरा होगा और पतला पतला जो होगा ये सिरा होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और इसके अलावा जो ये डंठल को तना से कनेक्ट करने वाला तो होगा ना कोई जो पत्ता से बाहर की आवरण है। देखिए एक तो ये पत्ता वाला डंठल यहां से है जो आपका मध्य सिरा कहलाएगा। जो ये बाहर वाली भाग है जो तना को कनेक्ट करेगा, कोई भी एक रूट ब्रांच होगा जिसको कनेक्ट करेगा। ये मान लीजिए पेड़ है और इसको ये मान लीजिए पेड़ है और ये आपका तना है, तो इसको कनेक्ट करने वाला इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा पर्ण आधार। ठीक है, और पत्ता से लेकर यहां तक को पर्णवृत्त। ठीक है, समझ गए? जो तना वाला जिसपे बैठा रहेगा ना पत्ता, जिसमें चिपका रहेगा वो पर्ण आधार, है ना। और जहां से पत्ता स्टार्ट होता है इसके बीच में जो थोड़ा सा गिल्ली बच जाता है इसे पर्णवृत्त। तो इसको जरा 2-3 बार जरूर अच्छे से देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आएगी। इसके अलावा इम्पर्टिनेंट का सिनोनिम्स पूछा गया है। देखिए इम्पर्टिनेंट माने उदंड होता है, एरोग्रेंट होता है, डिस्कॉर्टियस होता है, सैवेज बोल सकते हैं, सैवेज, ब्रूटल बोल सकते हैं, है ना। जो भी गवार टाइप से सेंस देता होगा ना वो इम्पर्टिनेंट हो जाएगा, जो किसी का बात ना माने। अनयील्डिंग भी कर सकते हो इसे, है ना। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। ये दर्पण स्टूडियो किए थे, है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम के अन्य कलाकार रुक्मिणी देवी अरुणडेल, सोनल मानसिंह, बैजंती माला, टी बाला सरस्वती, एस.के. सरोज, तो ये सभी के सभी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम किस शैली में होती है जी? कर्नाटक शैली में होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। नटराज की प्रतिमा जो है ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम में भगवान शिव की पूजा होती है। ये कौन सिद्ध करता है? नटराज की प्रतिमा। भरतनाट्यम जो नृत्य है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है ना। भरतनाट्यम जो नृत्य है ये सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुरानी नृत्य है। भरतनाट्यम जो नृत्य है इसे अग्नि का नृत्य कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य में 3 स्टेप होते हैं। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है? देखिए मुझे जहां तक एक ही किताब याद है, आप लोग बताइएगा कि इसकी कौन कौन सी किताब जो है ऑप्शन में दिए गए थे, है ना। इन्होंने एक किताब लिखा था जो काफी फेमस हुआ, थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, संप्रभुता का सिद्धांत, है ना। तो इन्होंने एक किताब लिखा है, बाद बाकी ऑप्शन में के अनुसार ट्रीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्यूरियोसिटी आया था, क्यूरियोसिटी तो आप समझते हैं हमसे ज्यादा बेहतर, ईगरनेस टाइप का हो जाता है। तो मिलेंगे हम अगले शिफ्ट के वीडियो में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और जो क्वेश्चन छूट गया हम अगले शिफ्ट में कंबाइन कर देंगे कल के जैसा। तो उसी शिफ्ट में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।